नमस्कार मित्रों। आज की कहानी का शीर्षक है संस्कार अपने अपने। एक परिवार में 4 देवरानी जिठानी रहती थी। शादी के 15 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी जिठानी को कोई बच्चा नहीं हुआ था। उससे छोटी 3 देवरानियों के बेटे स्कूल में पढ़ने लगे थे, वह भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, क्योंकि तीनों देवर सरकारी नौकरी करते थे। बड़ी जेठानी का पति किसान था। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। इस वजह से परिवार का सारा बोझ उसी पर आ गया था और वह अपनी पढ़ाई बचपन में ही छोड़ दिया था। उसने अपनी मेहनत से अपने तीनों भाइयों को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी में भेज दिया था। एक बात अच्छी थी कि परिवार अभी भी एक साथ मिलकर रहता था। बड़ी जेठानी जब अपनी देवरानियों के बच्चों को खेलते हुए देखती तो उसका भी मन करता कि उसके गोद में भी उसका खुद का बच्चा होता। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आखिर वह दिन भी आ गया जब 16 साल बाद बड़ी जेठानी माँ बनने वाली थी। वक्त बीता और 9 महीने बाद बड़ी जेठानी ने एक सुंदर से प्यारे बच्चे को जन्म दिया, जिसको प्यार से उन्होंने मोहन नाम दिया। समय के साथ मोहन अब 5 साल का हो गया था। अब उसके स्कूल जाने का समय हो गया था। बड़ी जेठानी गीतांजलि अपने बच्चे को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, क्योंकि उसकी देवरानियों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते थे। इसीलिए वह भी सोचती थी कि उसका इकलौता बेटा मोहन भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। लेकिन बड़ी जेठानी के पति सोहन जी अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि सोहन जी जानते थे कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सके, क्योंकि जो भी जमा पूंजी और संपत्ति थी वह भाइयों की पढ़ाने में बेच दी। अब जो थोड़ी बहुत जमीन बची हुई थी उसी से घर का खर्च चलता था। तीनों भाई सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन घर खर्च के लिए अपने बड़े भाई को उतना ही देते थे जितने में घर का खर्च चल सके। जब बड़ी जेठानी ने अपने पति सोहन से अपने बच्चे की प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के बारे में बात करी तो सोहन जी ने साफ मना कर दिया और कहा, देखो गीतांजलि, हम अपने बेटे को 1-2 साल तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होगा स्कूल की फीस भी बढ़ती जाएगी। फिर हमारे पास कमाई का तो कोई जरिया है नहीं। खेती के पैसे से अपने बच्चे को कैसे पढ़ा पाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़े। और ऐसा भी नहीं है कि सरकारी स्कूल जो होता है बिल्कुल खराब होता है। सरकारी स्कूल से भी पढ़े हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनते हैं। लेकिन गीतांजलि मानने को तैयार नहीं थी। वह अपने बेटे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती थी। उसने अपने पति से कहा कि आप अपने भाइयों से पैसा क्यों नहीं मांगते हो? आखिर तीनों भाइयों को पढ़ाने में आपने सारी जमीन बेच दी। जो भी हमारे पास कुछ जमा पूंजी थी वह भी हमने इनकी पढ़ाई में लगा दिया। अपने बच्चों की तरह इनको पाला पोसा, तो क्या जब हमें ज़रूरत होगी तो वे हमारी मदद नहीं करेंगे? सोहन जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो गीतांजलि, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि छोटे भाइयों से मैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मांगूं, और मुझे विश्वास है कि अगर मैं मांग लूँगा तो वह मना नहीं करेंगे। गीतांजलि बोली, अगर आप में हिम्मत नहीं है तो मैं बोलूँगी। मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी को खराब नहीं करूँगी। आखिर हमने भी उनके लिए
बहुत किया है, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि वह हमारे बच्चे के लिए करे? आज अगर वह सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उसके पीछे हमने अपनी मेहनत और पैसा खर्च किया है। रात के खाने के समय सभी भाई एक साथ ही बैठकर खाते थे। जब सब लोग खाने के लिए बैठे तभी गीतांजलि ने अपने तीनों छोटे देवर से कहा कि आपका भतीजा मोहन अब स्कूल जाने लायक हो गया है और मैं चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते हैं वैसे मोहन भी इंग्लिश स्कूल में पढ़े। लेकिन आपके भैया के पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसकी फीस भर सके, इसलिए आप लोगों को थोड़ी थोड़ी मदद करनी होगी, क्योंकि मोहन भी आप लोगों का भतीजा है, इसी परिवार का बेटा है। जब सभी बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे तो वह सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेगा? पैसों की बात सुनकर तीनों भाई चुप हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। गीतांजलि ने जब दोबारा कहा कि तुम तीनों भाई जवाब क्यों नहीं देते हो, हाँ या ना जो भी कहना है कह दो, तभी सबसे छोटी देवरानी बोल उठी, दीदी माफ़ करना, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन आपको तो पता है कि जितनी कमाई होती है उतना ही खर्च है। अभी हाल में ही हमने शहर में लोन पर ज़मीन ली है और फिर हमारे छोटे बेटे चुन्नू की पढ़ाई में भी इतना खर्च होता है। यह तो खुद ही बड़े भैया से कुछ पैसे के लिए बात करने वाले थे कि अगर कुछ पैसे हो जाएं तो वह उनको दे दे और वह अपने भैया को कुछ दिनों में लौटा देंगे। अभी के लिए दीदी माफ़ करना, जब पैसे होंगे तो हम ज़रूर आपके बेटे के लिए मदद करेंगे। ऐसा कहकर दोनों और देवरानियों ने भी पैसे देने से मना कर दिया। सोहन जी चुपचाप सुनते रहे, वह कुछ नहीं बोले और खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। सोहन जी जब अपने कमरे में चले गए तो बड़ी जेठानी उन्हें जाकर बोली, आपको तो बड़ा विश्वास था अपने भाइयों पर, आपको लग रहा था यह आपको मना नहीं करेंगे। देख लिया, कहते थे भाई तो आखिर भाई होते हैं, कैसे उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। हमने तो उनको अपने बेटों से कभी भी कम नहीं माना, लेकिन उन्होंने क्या किया। सोहन जी धीरे से बोले, देखो गीतांजलि, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि हम अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि समय दूसरा चल रहा है। आजकल कोई किसी का साथ नहीं देता, यहाँ तक कि बेटा बाप का साथ नहीं देता, तो वह तो भाई है, उनसे क्या गिला शिकवा। गीतांजलि गुस्से में बोली, अब हमारा चूल्हा अलग होगा, अब हम उनके साथ नहीं रहेंगे। जब हमें सब कुछ अपना अपना ही करना है तो उनके साथ किस लिए रहेंगे। सोहन जी ने अपनी पत्नी को समझाया, देखो गीतांजलि, हम घर में सबसे बड़े हैं और इस तरह का निर्णय लेना समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। लेकिन गीतांजलि नहीं मानी और अगले दिन ही उसने अपने तीनों देवरों से कह दिया कि हम सब अपना खर्च खुद उठाएंगे और हमारा चूल्हा भी अलग होगा। यह सुनकर तीनों देवरानियां बहुत खुश हुई, क्योंकि वह तीनों आपस में बहुत मिलकर रहती थी और वह तो कब से सोच रही थी कि तीनों अलग होकर रहे। उन्होंने एक स्वर में गीतांजलि से कहा, दीदी आपकी जैसी इच्छा, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम आपसे अलग रहेंगे, मगर आपकी इच्छा यही है तो फिर यही ठीक है। अब क्या था, चारों भाइयों का चूल्हा अलग अलग हो चुका था। गीतांजलि भी अपनी मजबूरी समझ चुकी थी और वह अपने बेटे को सरकारी स्कूल में भेजने लगी थी। समय के साथ चारों भाइयों के बच्चे बड़े हो गए,
सब शहर में जाकर नौकरी करने लगे, लेकिन बड़ी जेठानी का बेटा गांव में ही स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने लगा। वह अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता था। देवरानियों के बच्चे शहर में रहते थे और वह अब गांव आना पसंद नहीं करते थे। अगर कोई गांव में आता भी था तो एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकता था। तीनों देवरानियां जब अपनी जेठानी को देखती तो खूब ताने मारती। यह देखो, दीदी का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ा और सरकारी स्कूल में ही टीचर बन गया, गांव में रहकर गांव का ही गंवार बन गया। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े और आज शहर में जाकर कोई सीए बन गया तो कोई इंजीनियर बन गया है। सबके पास अपनी कार है, फ्लैट है। ऐसे रोज रोज के ताने सुन सुनकर बड़ी जेठानी ऊब चुकी थी। आखिर उसने एक दिन अपनी देवरानियों से कहा कि एक आजमाइश करके देखते हैं, मालूम हो जाएगा कि कौन कितना खरा है। बड़ी जेठानी ने कहा, हम सबको बारी बारी से अपने बेटों को फ़ोन करके यहाँ बुलाना होगा और कहना होगा कि बहुत इमरजेंसी है, जल्दी से गांव आ जाओ। सबसे पहले छोटी देवरानी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और कहा, बेटा जल्दी से गांव आ जाओ, तुम्हारे बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया है। देवरानी के बेटे ने कहा, माँ ज़्यादा चोट तो नहीं आई है ना? आपको तो पता ही है 2-3 सालों से मैं विदेश जाने की कोशिश कर रहा था और वह सपना अब पूरा होने जा रहा है। कंपनी ने मेरी ट्रांसफ़र कनाडा कर दी है और आज ही मेरी फ़्लाइट है। मम्मी आप ऐसा करो, पापा को किसी की मदद से हॉस्पिटल ले जाओ। जितने पैसों की ज़रूरत होगी मैं पैसा भेज दिया करूँगा। सॉरी मम्मी, मैं नहीं आ पाऊँगा। अब उसके बाद वाली देवरानी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और कहा कि बेटा जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। बेटे ने कहा, मम्मी जल्दी से उनको शहर के डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं कंपनी के किसी काम से दूसरे शहर आया हूँ, जैसे ही काम हो जाएगा मैं भी आ जाऊँगा। लेकिन लगभग 5 दिन हो गए फिर भी बेटा नहीं आया। उसे दोबारा फ़ोन किया गया। उसने फिर बहाना कर दिया कि बहुत ज़रूरी काम है, मैं बहुत जल्द आऊँगा, लेकिन वह नहीं आया। तीसरी देवरानी ने भी अपने बेटे को फ़ोन करके कहा, बेटे तुम्हारे पिताजी का हार्ट अटैक आया है, जल्दी से तुम गांव आ जाओ। तीसरी देवरानी का बेटा बोला, मम्मी तुम्हें तो पता है कि मार्च का महीना चल रहा है और यह फाइनेंशियल महीना होता है। इस महीने में तो सीए के पास बिल्कुल ही समय नहीं होता है। मैं तुम्हारी बहू को भेज देता हूँ और जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है मैं भी आ जाऊँगा। अब बारी थी जेठानी गीतांजलि को अपने बेटे को फ़ोन करने की। जेठानी ने भी यही बात अपने बेटे से कही और कहा, मोहन तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। मोहन स्कूल की तरफ से ट्रेनिंग लेने के लिए लखनऊ गया हुआ था, लेकिन उसको जैसे ही अपने पिता के बीमारी की खबर मिली वह तुरंत वहां से एक टैक्सी किया और 2 घंटे के अंदर अपने गांव पहुंच गया और उसी गाड़ी में जल्दबाजी में अपने पापा को बिठाया और शहर इलाज कराने के लिए लेकर जाने लगा। जैसे ही वह जाने को हुआ सबने मोहन से एक स्वर में कहा, रुको बेटा, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ है। फिर मोहन को सब कुछ सच सच बता दिया गया कि हम चारों अपने बेटों की परीक्षा ले रहे थे कि कौन सबसे ज़्यादा अपने माता पिता से प्यार करता है। लेकिन अब हमें यह पता चल चुका है कि हमने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो ज़रूर पढ़ाया, लेकिन हम उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। तुम सरकारी स्कूल में ज़रूर पढ़े हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने जो संस्कार तुम्हें दिए हैं वह हमसे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। माना कि हमारे बेटे तुम्हारे से ज़्यादा पैसे कमाते हैं,
लेकिन वह पैसे किस काम के जो माँ बाप के काम ना आए, जो माँ बाप की मुश्किल घड़ी में बच्चे साथ ना दे पाए। आज बड़ी जेठानी गीतांजलि को अपने बेटे मोहन पर गर्व महसूस हो रहा था। आज उसे लग रहा था कि भले ही वह अपने बेटे को बड़े और महंगे स्कूल में ना पढ़ा पाई हो, लेकिन एक अच्छा संस्कार जरूर दिया है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि कई माता पिता जिन्हें आज भी लगता है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो बहुत होनहार और काबिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पैसों से अपने बच्चों का जीवन नहीं बदल सकते, आप उसे इंटेलिजेंट नहीं बना सकते। उसके लिए आप अपने बच्चे को कैसा संस्कार देते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।